तो चलिए आज हम लोग ट्रांसमिशन लाइन पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसमिशन लाइन जिससे हम लोग पावर ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन देखिए, ट्रांसमिशन लाइन का सीधा सीधा मतलब क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ द पावर। पावर को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए जो भी हम लोग सिस्टम को यूज़ करेंगे दैट विल बी द ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन बेसिकली हम लोग जैसे आपके ये दो वायर्स हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन। पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन। दूसरी हमारी जैसे ये कोएक्सियल केबल होती है, उसके बीच में एक तार होता है। सिंगल कंडक्टर ये केबल होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कोएक्सियल केबल। ये भी ट्रांसमिशन लाइन है। तो जो भी हम लोग वायर या कंडक्टर को यूज़ करेंगे पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज नोन एज द ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन एक बड़ा सिंपल सा एक तरीका है। जैसे आप अगर सोचें इसको, तो एक जगह हमने प्लग लगा दिया, मान लीजिए यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया और ये हमारा बल्ब लगा हुआ है। जैसे ही हम इसको प्लग पे लगाएंगे, स्विच बोर्ड पे लगाएंगे, वैसे ही यहाँ पे बल्ब जलने लग जाएगा। तो सिंपल सा कनेक्शन है कि इसको जलाना है तो हम ऐसे कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें पावर भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो एक जगह आप ट्रांसफार्मर लगा दीजिए बूस्टिंग के लिए, और दूसरी जगह भी ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन के लिए लगा दीजिए, और यहाँ पर इस लाइन को कनेक्ट कर दीजिए और इधर से आउटपुट ले लीजिए, इधर से इनपुट ले लीजिए। अगर वोल्टेज सही है तो ट्रांसफार्मर की भी ज़रूरत नहीं है, एक इनपुट सिरा हो जाएगा और एक आउटपुट सिरा हो जाएगा। दिस इज आल्सो द ट्रांसमिशन लाइन। तो आखिरकार हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं? ट्रांसमिशन लाइन तो एक सिंपल सा वायर सिस्टम है, फिर इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है? तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये एक मीडिएटर है। इसको ध्यान से समझिए। एक हमारा ट्रांसमीटर सेक्शन है, एक हमारा रिसीवर सेक्शन है, और इसके बीच में एक मीडिएटर है जिसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। ये पावर को ट्रांसफ़र करता है, पावर ट्रांसफॉर्मेशन। अब सपोज दैट कि मान लीजिए किसी को, आपको 100 रुपये यहाँ से एक पर्सन को देने हैं, यहाँ से आप सेंड करना चाहते हैं 100 रुपये किसी को देने हैं। किसी पर्सन को आपने दिया कि जाओ भाई 2 किलोमीटर दूरी पे एक आदमी वहाँ चौराहे पे मिलेगा, उसको 100 रुपये दे देना। तो वो 2 किलोमीटर बंदा जाएगा और वहाँ पर एक चौराहे पे एक आदमी मिलेगा और वहाँ पे उसको वो 100 रुपये दे देगा। तो ये तो ईमानदार बंदा है, सही आदमी है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, नो प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा इसी पर्सन को हमने क्या किया, वही पर्सन है, वही ईमानदार बंदा है, हमें उस पर विश्वास हो गया। इस बार हमने उसको 10,000 दिए और कहा जाइए 2 किलोमीटर पे बंदा खड़ा हुआ चौराहे पे, उसको जा करके पैसे दे दीजिए, पेमेंट उसको दे दीजिए। वो गया और उसको जा करके उसने 10,000 रुपये दे दिया। अभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि 10,000 रुपये उसको दिए थे और वहाँ तक पहुँच गए। यही बंदा लेकर के गया, इसने पावर ट्रांसफ़र कर दिया आसानी से, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तीसरा केस फिर से ले लेते हैं। अब हमने उसको क्या दिया, हमने उसको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़ 1 करोड़ रुपए उसको दे दिए। अब क्या होगा? अब उसको फिर कहा गया 2 किलोमीटर पे एक बंदा खड़ा है चौराहे पे, जाके उसको पैसे दे दीजिए। अब क्या होगा बताइए भाई, अब क्या होगा? सर बेईमानी कर सकता है वो। सर अब 2 किलोमीटर के बजाय 200 किलोमीटर चला जाएगा वो। यस। नहीं सर, वो जाएगा ही नहीं। अब भाग जाएगा सर 1 करोड़ लेकर। और क्या। इन्होंने सही ऑप्शन बताया। वो 2 किलोमीटर के बजाय वो 200 किलोमीटर चला जाएगा। वो 2 किलोमीटर पे नहीं रुकेगा, वो 200 किलोमीटर पे जाके रुकेगा। अब उसके दिमाग में आएगा कि जिंदगी बीत जाएगी, साथ पुश्तें साथ बीत जाए, हम इतना पैसा तो कभी नहीं कमा पाएंगे, क्यों ना एक ही बार में इसको पार कर दिया जाए। अब इसके मन में खोट आ गया, यानी ट्रांसमिशन लाइन वही थी, लेकिन जैसे जैसे उस पर करंट बढ़ रही है, पहले करंट छोटी सी थी,
कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। करंट को और बड़ी कर दी गई, थोड़ी प्रॉब्लम इनिशिएट हो सकती थी यहाँ, लेकिन हुई नहीं। लेकिन जैसे ही एक करंट हमारे यहाँ पे फ्लो होनी शुरू हुई, वैसे ही पूरी की पूरी पावर ही गायब हो गई। सेंडिंग एंड से सेंड की गई पावर, ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर सेंड की गई। आप इमेजिन करिए कि मेगावाट में पावर सेंड की गई, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 × 10 की पावर 6, इसको अगर हम कहें तो ये 10 मेगावाट की पावर यहाँ सेंड की गई, और रिसीवर पे कुछ नहीं मिला, इतना बड़ा अंडा मिला, जीरो। कंज्यूमर तो बैठा बैठा ताक ही रहा है, अब पावर आएगी, अब बिजली आएगी, अब बिजली आएगी, अब बिजली आएगी, लेकिन उसके पास बिजली ही नहीं आ रही है। कहाँ चली गई सब? कौन लेके चला गया? हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्या सेंड करने वाला रिस्पॉन्सिबल है, या रिसीवर का कोई खोट है? ये तो रिसीव करने के लिए बैठा है, उसका पेमेंट देगा ये, इसके पास बिजली आएगी तो ये पैसे देगा, उसकी तो नीड है। इंडस्ट्री चलाएगा, मोटर चलाएगा, जनरेटर चलाएगा, कुछ करेगा, ये मशीन चलाएगा। सेंडिंग एंड पे वो तो पावर जनरेट कर ही रहा है, उसके पास तो है ये ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, वो तो भेजना ही चाहता है, भेजा ही है उसने। तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? तो सीधी सी बात है कि ये जो कैरियर है बीच में, ये रिस्पॉन्सिबल हुआ, यही रिस्पॉन्सिबल है। और ये कोई और नहीं है, बल्कि कौन है? ये ट्रांसमिशन लाइन है। तो यहाँ से एक चीज हमें ये पता लग गई कि ट्रांसमिशन लाइन को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। छोटी मोटी कम वैल्यू की करंट में, या आपको सिंपल अपने घर में तार से, एक तार से दूसरे का बल्ब जलाना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। छोटी करंट होती है वहाँ पे आप इसमें चीजें कर सकते हैं, लेकिन जब हैवी करंट की बात होती है या माइक्रो लेवल्स की बात होगी, तो वहाँ पर इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अब आपको ट्रांसमिशन लाइन को चेक करना होगा कि ट्रांसमिशन लाइन ही तो नहीं खाए जा रही है सब। यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम निकालना शुरू करते हैं, देन हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ट्रांसमिशन लाइन का। तो आपको ये बता दें कि ट्रांसमिशन लाइन की कैलकुलेशन, सबसे बड़ी कैलकुलेशन कही जाती है, ये जो सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड है। सेंडिंग एंड पे हम केवल जनरेट करते हैं, रिसीविंग एंड पे हम केवल कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो पावर ट्रांसफर करने वाला एलिमेंट है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वही आपका ईमानदार नहीं है, तो आपका कोई भी सिस्टम चल नहीं सकता है। तो ये बात हमने यहाँ पर सीखी कि ट्रांसमिशन लाइन होती क्या है। अब ट्रांसमिशन लाइन पे एक नया वर्ड आएगा जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, तो जैसे इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हमने अभी एक इंसान का एग्जाम्पल लिया। इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कोई बेहद ईमानदार है तो ईमानदार ही रहेगा, कोई बेईमान है तो बेईमान रहेगा, कोई कैसा है तो वैसे ही रहेगा। यानी उसके कैरेक्टर को जैसे डिफाइन किया जाता है, वैसे ही ट्रांसमिशन लाइन के भी कैरेक्टर को डिफाइन किया जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस है, जिसको हम लोग बोलते हैं Z0, Z0 से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, Z0 से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस को निकाला कैसे जाता है, उसको आप समझ लीजिए। डेफिनेशन इसकी दो तरीके से डेफिनेशन है। पहली तो डेफिनेशन है कि कोई ट्रांसमिशन लाइन है, उसको इनफाइनाइट लंबी आप बनाइए, उसकी लेंथ कितनी रख लीजिए, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट लंबी लाइन में इनपुट में एक वोल्टेज लगाइए, और इससे फ्लो होने वाली करंट, लाइन कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट लंबी होनी चाहिए। तो इसमें जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस हो जाएगा, वो Z0 = V/I। यानी the input impedance of the infinite line is known as the characteristics impedance। V/I क्या कहलाता है इनपुट एंड पे? तो इनपुट इम्पीडेंस of infinite long transmission line is known as characteristics impedance। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस।
ये इसकी पहली डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को आप किसी ऐसे इम्पीडेंस ZL से टर्मिनेट करिए कि नन ऑफ द पावर विल बी रिटर्न बैक। सारी की सारी पावर जो है वो यहाँ कंज्यूम हो जानी चाहिए। नन ऑफ द पावर विल बी रिटर्न बैक, देन Z0 बराबर ZL। यही ZL आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस कहलाएगा। तो दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली द लोड इम्पीडेंस when none of the power will be returned back is known as characteristics impedance। इसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के नाम से जानते हैं। तो दो डेफिनेशन यह बनी कि इनफाइनाइट लंबी कोई लाइन है, उसका जो इम्पीडेंस होगा उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस कहेंगे। इसके लिए लाइन का इनफाइनाइट होना जरूरी है। और दूसरी डेफिनेशन जो निकाली जाती है उसके हिसाब से, अगर किसी लाइन को हमने लोड से ऐसे लोड से टर्मिनेट किया हुआ है जिससे सारी की सारी पावर कंज्यूम हो जाए, तो वो जो इम्पीडेंस कहलाएगा लोड इम्पीडेंस, दैट विल बी नोन एज द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। अब जो भी हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, चाहे वो पैरेलल वायर हो या कोई भी हो, उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दो कंपोनेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेलल में हम लोग G और C लगाते हैं, सीरीज में R और L लगाते हैं। और ये ट्रांसमिशन लाइन G और C चलेंगे ये, और यहाँ पर R और L। तो इससे अगर हम लोग देखेंगे तो सीरीज इम्पीडेंस हम लोग कहेंगे इसमें R प्लस J ओमेगा L। सीरीज इम्पीडेंस बोला जाता है इसको। शंट एडमिटेंस जो बोला जाएगा वो लिखा जाएगा G प्लस J ओमेगा C। ये ओ में होता है, ये मो में होता है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होगा Z0, वो यहाँ से जो निकल के आएगा उसको हम लोग बोलते हैं अंडर रूट Z अपॉन वाई। यही वाला जो Z है, यही वाला Y। इसका मतलब है Z0 इक्वल टू R प्लस J ओमेगा L प्लस G प्लस अपॉन में G प्लस J ओमेगा C। ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। अब इसमें देखना यह है कि इसमें लॉस कौन पैदा करता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। तो यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो इंडक्टेंस होता है और जो कैपेसिटेंस होता है, इनकी जो एवरेज पावर होती है एक साइकिल में, इंस्टेंटेनियस नहीं, एवरेज पावर, इन दोनों की एवरेज पावर ऑलवेज ज़ीरो होती है। तो जब भी कोई फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई करेंगे तो उसकी एक साइकिल जनरेट होगी और उस साइकिल से उसकी एवरेज पावर ऑलवेज ज़ीरो होगी। यानी ये कभी भी एक्टिव पावर कंज्यूम नहीं करते हैं। कोई भी इंडक्टेंस, कोई भी रिएक्टेंस कभी भी एक्टिव पावर को कंज्यूम नहीं करता है। लेकिन रेजिस्टेंस जो यहाँ पर एलिमेंट बैठा हुआ है, ये दोनों एक ऐसे एलिमेंट हैं कि ये हमारी पावर को कंज्यूम करते हैं। ये जो दो एलिमेंट हैं लाल रंग से हमने बना दिए, ये आपके ऑलवेज पावर को कंज्यूम करते हैं, बिकॉज ये एक डिसिपेटिंग कंपोनेंट है और पावर ऑलवेज कंज्यूम करते हैं। तो कोई लाइन अगर हम लॉसलेस बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइन में कोई भी लॉस ना हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर लिख दें फॉर लॉसलेस लाइन, यहाँ पर अगर हम देखें तो लॉसलेस लाइन के लिए R बराबर 0
और g बराबर 0। ये दोनों कंपोनेंट ही 0 होने चाहिए। अगर ये दोनों कंपोनेंट 0 होंगे तो z0 बराबर क्या बचेगा, j ओमेगा l बटे j ओमेगा c। j ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, अंडर रूट l बाई सी। तो z0 इस केस में कितना होता है, अंडर रूट l बाई सी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत पूछा जाता है, आपको हम वही इस समय बता रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। z0 इक्वल टू अंडर रूट l बाई सी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस हमारा इसका निकल आता है। देन इसमें एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन कांस्टेंट जो हमारी पावर एक ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो करती है वो एक सेट पैटर्न पे फ्लो करती है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कूदते फांदते चली जाएगी। जैसे रोड पे आप चलते हैं तो एक तरीका है चलने का, स्ट्रेट चलेंगे। ये नहीं है कि बीच में आप रोड पे आ गए, व्हीकल भी चल रही हैं, फिर वहाँ से ऊपर निकल गए, फिर इधर जिगजैग मोशन में चल रहे हैं। ऐसा करेंगे पीट दिए जाएंगे पकड़ के। तो वैसे ही प्रोपोगेशन कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली ही चलती है चीज़ें। इसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है अंडर रूट जेड इंटू वाई। इसकी वैल्यू को जब हम यहाँ पे रख दें तो ये z इंटू वाई को हो जाएगा r प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी। अब इसमें देखेंगे तो जे ओमेगा के कुछ कंपोनेंट्स आ रहे हैं, कुछ इसमें रियल कंपोनेंट्स आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो गामा है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक रियल कंपोनेंट और दूसरा इमेजिनरी कंपोनेंट। रियल कंपोनेंट को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और जो ये वाला हमारा है इसको हम लोग, ये इमेजिनरी कंपोनेंट है, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें जो अल्फा है वो कहलाता है एटेन्यूएशन कांस्टेंट और जो बीटा है वो कहलाता है फेज कांस्टेंट। एटेन्यूएशन कांस्टेंट हमें ये बताता है कि वेव हमारी किस तरीके से एटेन्यूएट होगी। हेलो, हाँ जी। आवाज नहीं आ रही सर।
माइक बंद है सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। सर अल्फा अटेन्यूएशन कांस्टेंट है। अल्फा में ये बताएगा कि वेवफॉर्म किस तरीके से अटेन्यूएट हो रही है, और फेज कांस्टेंट ये बताएगा कि वेव शेप में चेंजेस फेज में कैसे हो रहे हैं। यहाँ पर ये डिके को बताएगा। अल्फा किसको बताएगा? डिके को। यानी वेवफॉर्म जो हमारी जा रही है, पावर की वेवफॉर्म हो चाहे सिग्नल की वेवफॉर्म हो, वो किस तरीके से डिके हो रही है, आगे जा करके ये ख़त्म किस तरीके से हो रही है, ख़त्म हो भी रही है कि नहीं ख़त्म हो रही है, ये इस चीज़ को बताएगा। और जो फेज कांस्टेंट है ये इसको बताएगा कि ये जो डिकेइंग वेवफॉर्म है ये किस तरीके से फेज को चेंज कर रही है। ये जो इधर उधर फेज को टहलती हुई जो जाती है वो हमारा फेज कांस्टेंट होता है। और कोई भी चीज़, एक चीज़ ये भी आपको बता दें कि बिना फेज कांस्टेंट के कोई भी चीज़ ट्रैवल नहीं कर सकती है। जैसे हम लोग चलते हैं, कभी इमेजिन करिए कि अगर आपसे कह दिया जाए कि आप बिल्कुल स्ट्रेट चलिए, जैसे रोबोट चलता है ना, बिल्कुल वैसे चलिए, तो आप चल नहीं पाएंगे। आप हल्का सा इधर उधर हिले डुलेंगे जरूर, चाहे वो 10 डिग्री 5 डिग्री क्यों ना हो, बिना हिले चल ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है फेज कांस्टेंट कभी भी जीरो नहीं होता है, अटेन्यूएशन कांस्टेंट जीरो हो सकता है। तो इस केस में अगर हम इसको अल्फा प्लस जे बीटा रखें हैं, तो लॉसलेस लाइन के लिए अगर हम इसको भी निकालना चाहें फिर ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट को, तो यहाँ भी आर और जी को ज़ीरो कर दीजिए। तो फॉर लॉसलेस लाइन अगर हम आर को ज़ीरो कर दें और जी को ज़ीरो कर दें तो हमारी लॉसलेस लाइन हो जाएगी। उस केस में गामा बराबर अल्फ़ा प्लस जे बीटा बराबर बचेगा क्या? अंडर रूट में जब हम देखेंगे तो यहाँ पे बच्चा जे ओमेगा एल और इंटू जे ओमेगा सी। जे ओमेगा बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में एल इंटू सी बच जाएगा। अब इसको जब हम राइट साइड को लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या पा रहे हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू है ही नहीं। राइट साइड में कंपैरिजन करिए, कंपेयर लेफ्ट एंड राइट। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, अल्फ़ा प्लस जे बीटा इक्वल टू जो हमारा राइट साइड आया है वो आया है जे ओमेगा अंडर रूट एल बाई सी। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो अल्फ़ा बराबर 0 हो गया और बीटा बराबर हो गया ओमेगा अंडर रूट एल सी। ये जो अल्फ़ा बराबर 0 आया है इसका मतलब है नो एट्यूनेशन, यानी कोई भी वेवफॉर्म एट्यूनेट नहीं होगी। नो एट्यूनेशन, वेवफॉर्म हमारी ख़त्म नहीं होगी। अगर लॉसलेस लाइन है तो उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा और वेवफॉर्म हमारी एंड तक जाएगी जरूर, पहुंचेगी जरूर, कोई एट्यूनेशन नहीं होगा। फेज कांस्टेंट देखें, फेज कांस्टेंट रहेगा यानी वेवफॉर्म आपकी घूम घूम के जाएगी, फेज चेंज करती हुई जाएगी, फेज हमेशा चेंज होगा। और जैसे बीटा फेज कांस्टेंट ओमेगा अंडर रूट एल बाई सी है। यहाँ से ओमेगा बटे बीटा अगर हम कर दें तो ये निकल के आता है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं v। v इज द वेलोसिटी ऑफ वेव। किस वेलोसिटी से वेव फॉर्म जाएगी वो यहाँ से पता चलती है, विच इज इक्वल टू v बराबर अंडर रूट एल बाई सी। दिस इज फॉर लॉसलेस लाइन। तो यहाँ v के दो फार्मूले होते हैं, एक फार्मूला 1 अपॉन अंडर रूट एल सी और दूसरा v का फार्मूला है ओमेगा बाई बीटा। फिर ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी है जिसको 2 पाई एफ लिखा जाता है, वही फ्रीक्वेंसी है। और बीटा क्या है? बीटा फेज कांस्टेंट है। तो यहाँ से कई सारे फार्मूले आपको पता चले लॉसलेस लाइन के लिए। v इक्वल टू दिस, एक ओमेगा बाई बीटा वी, अल्फा इसमें 0 होगा, ये आपको पता चला। ये चीज़ें आपको लॉसलेस लाइन के लिए पता चली। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जो होता है वो अंडर रूट एल बाई सी होता है। और हमारी ये जो वैल्यू आती है ये आती है v की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट एल बाई सी, एल इंटू सी। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस होकर के।
फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए। ए 75 ohm transmission line has capacitance 60 picofarad, has capacitance 60 picofarad per meter, पर मीटर के टर्म में होते हैं सारे। what will be the inductance, what will be the inductance per meter, ये क्वेश्चन पूछा है। तो करिए आप लोग, बताइए कितना आया। कितना आया कैलकुलेट करके। फार्मूला क्या लगेगा यहाँ, सोल्यूशन एक बार अगर हम कर दें। Z0 हमें कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस दिया है, ये जो लिखा रहता है इस तरीके से, दिस इज नथिंग बट इट कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। तो Z0 यहाँ पर 75 दिया है। Z0 का फार्मूला आपको पता है, ये होती है L/C, तो इसमें रख दीजिए 337.5 नैनो हेनरी। 60 × 10⁻⁻12, इससे L की वैल्यू क्या आ गई, 337.5 नैनो हेनरी आएगा। कितना, 337.5 नैनो हेनरी। 337.5 नैनो हेनरी। नैनो हेनरी, यस सर। नैनो का मतलब -9। यस सर। ये आया। ये सब कहा गया। तो सिंपल सा है, इस फार्मूले को रख करके हम लोग इसको निकाल लेते हैं। सबने कर लिया होगा कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट जो हमारी लाइन होती है वो होती है डिस्टॉर्शन लेस लाइन। लॉसलेस लाइन तो समझ में आता है कि लॉसलेस लाइन जिसमें लॉस ना हो वो क्या हो गया, लॉसलेस लाइन। अभी डिस्टॉर्शन लेस लाइन क्या चीज है, डिस्टॉर्शन लेस लाइन का मतलब क्या है ये नहीं मालूम। हेलो, हाँ
तो डिस्टॉर्शनलेस लाइन का बेसिकली मतलब क्या होता है? डिस्टॉर्शनलेस लाइन का मतलब है, हेलो, डिस्टॉर्शनलेस लाइन का मतलब होता है, ये क्यों ये विंडो बन के आ जाती है भैया, बहुत परेशान की है। ये आप लोगों को स्क्रीन पे क्या एक कोई विंडो दिखाई दे रही है? ये प्लीज मूव द विंडो फ्रॉम दिस प्लेस, कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। और ऊपर भी कॉर्नर में कोई विंडो आ रही है क्या? नो सर। गैप भी नहीं होती फालतू में आती है। स्क्रीन चली गई। तो डिस्टॉर्शनलेस लाइन का मतलब क्या है? डिस्टॉर्शनलेस का मतलब है कि किसी की जैसे, एक तो होता है लॉस, ठीक है, पावर लॉस आप नहीं कर रहे हैं, बात समझिएगा यहाँ, जैसे पावर लॉस नहीं कर रहे हैं लेकिन दिमाग में खुराफात है। अनुपम जी, आप हैं लाइन पे? जी सर। हाँ, तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा खुराफाती होते हैं, बेईमान नहीं होते हैं, लॉस सर। नहीं करते हैं, लेकिन क्या करेंगे, कुछ ना कुछ खुरपेच इनको बोलते हैं, खुरपेची उनको बोलते हैं, यानी जी सर, ना समझ कुछ रहे हैं। परेशान करने की आदत होती है, जी सर, उसी में उनको खुशी मिलती है। तो लाइन जिस सही कह शेप रहे में हैं। जाती है, जिस तरीके से उसका शेप हम असेंडिंग एंड पे बनाते हैं कि इस तरीके से हमारी लाइन जानी चाहिए, वो लाइन उस शेप में न जा करके अगर उसमें डिस्टॉर्शन हो जाए, यानी वो ट्विस्ट हो जाए, पावर तो उतनी ही जा रही है लेकिन उसका शेप बिगड़ जाए, देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्टॉर्शन। अब ये डिस्टॉर्शन अगर ना हो तो उसको बोलेंगे डिस्टॉर्शनलेस। जैसे मान लीजिए लता मंगेशकर गाना गा रही हैं, अगर हम उसको लाउड स्पीकर के थ्रू भेजेंगे तो आवाज़ लता मंगेशकर की ही आनी चाहिए। तो अगर लता मंगेशकर की आवाज़ आ रही है तो वो डिस्टॉर्शनलेस लाइन है, और अगर कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ आ गई तो फिर वो लाइन कैसी हो गई? डिस्टॉर्शन लाइन हो गई। आवाज़ पूरी मिल रही है, गाना पूरा मिल रहा है, बीट्स पूरी मिल रही है, म्यूजिक पूरी मिल रही है, लेकिन कभी देखा होगा कोई कोई रेडियो होते हैं या कोई कोई स्टीरियो साउंड ट्रैक भी होते हैं जिसमें आप बास को बढ़ा देते हैं, बेस जो होता है वो काफ़ी तेज बढ़ा सकते हैं, इतना बढ़ा देते हैं कि झंझन झंझन होने लग जाता है, गाना तो पीछे हो जाता है, वही चलता रहता है, भोपू जैसे गुड़ 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 होता है, या कभी सीटी बजने लग गई। तो ये जो डिस्टॉर्शन है, ये डिस्टॉर्शन, इसको अगर हमें रिमूव करना है तो उस लाइन को बोलते हैं डिस्टॉर्शनलेस लाइन। तो ऐसी ट्रांसमिशन लाइन, इसमें पावर ट्रांसमिशन हम लोग नहीं करते हैं, ये हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी जब भी हम लोग सिग्नलिंग की बात करते हैं उसके लिए इसकी इम्पोर्टेंस होती है। जब हम लोग कोई भी जो है अपनी वॉइस को भेजना है या कम्युनिकेशन चैनल में भेजना है तो इसकी हमारी ज़रूरत है। इसके लिए कंडीशन आपको याद रखना है, R/L = G/C। इस इक्वेशन को याद कैसे रखेंगे? RC इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर LG कर दीजिए। LG एक कंपनी का नाम है, इसका फुल फॉर्म पता है आपको? LG का फुल फॉर्म होता है लकी गोल्ड स्टार। LG का फुल फॉर्म होता है, LG कंपनी जो है जिसके फ्रिज आते हैं, टीवी आते हैं, ये वही है। तो RC बराबर LG, ये कंडीशन याद रखिएगा, डिस्टॉर्शन लेस लाइन के लिए होती है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इस कंडीशन को आपको याद रखना है। अब इस कंडीशन से अगर हम लोग Z0 निकालना चाहें तो Z0 जरा निकाल करके देखते हैं कि Z0 इससे कितना आता है। तो Z0 बराबर अभी आपने देखा था कि R + J⍵L/G + J⍵C था। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, L कॉमन ले लीजिए और नीचे से C कॉमन ले लीजिए। जब ऊपर से L कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा R/L + J⍵। नीचे से C कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा G/C + J⍵। ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये R/L, अब ये कंडीशन रख दीजिए इसमें, तो ये जब कंडीशन आप रखेंगे तो ये L/C, और ऊपर आप R/L की जगह G/C रख सकते हैं, G/C + J⍵, और नीचे का ऐसे ही लिखा रहने दीजिए G/C + J⍵। इससे होगा क्या कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे
बचेगा क्या, अंडर रूट एल बाई सी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से अगर आप देखिए तो एल बाई सी बराबर एक चीज़ और हमारी निकल के आ रही है, एल को इधर भेज दीजिए, सी को इधर भेज, एल को इधर, तो ये बन जाएगा आर बाई जी। तो यहाँ पर Z0 की दो वैल्यू आती हैं, एक अंडर रूट एल बाई सी, और एल बाई सी की वैल्यू को जब आप रख देंगे आर बाई जी के फॉर्म में तो आर बाई जी भी इसके लिए निकल के आता है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन फॉर डिस्टॉर्शनलेस लाइन। ये इसका Z0 हुआ। जो हमारा लॉसलेस लाइन का Z0 था वही इसका भी है, बस लेकिन इसमें आर बाई जी के भी बराबर ये हो जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों ही सेम है। इसका डेरिवेशन आपने देख लिया, वैल्यू रखते ही आ गया। अब इसी तरीके से हम इसमें प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी निकालना चाहेंगे कि प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होगा, उसको भी निकालते हैं। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है आर प्लस जे ओमेगा एल एक ब्रैकेट में, और जी प्लस जे ओमेगा सी दूसरे ब्रैकेट में, और अंडर रूट दिस। अब यहाँ से क्या करिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से इसको, हमारी जो कंडीशन थी वो थी आर सी बराबर एल जी। तो यहाँ से आप आर कॉमन ले लीजिए, यहाँ से देखिए क्या चीज़ कॉमन लिया जाए, एल कॉमन ले लेते हैं, एल को कॉमन ले लेते हैं, तो आर बाई एल प्लस जे ओमेगा बनेगा ये। और यहाँ से भी आप जो है कॉमन ले लीजिए, सी को कॉमन ले लीजिए, तो ये जी बाई सी प्लस जे ओमेगा बन जाएगा। और चूँकि कॉमन लिया है तो ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, आर यहाँ से, एल यहाँ से कॉमन लिया था, सॉरी एल यहाँ से कॉमन लिया था पहले वाले से, और सी यहाँ से कॉमन लिया था। अब यहाँ पर फिर से जब आप रखेंगे तो आर बाई एल बराबर जी बाई सी, तो इसकी जगह जी बाई सी रख दीजिए, और ये जी बाई सी है ही है प्लस जे ओमेगा, और एल सी इधर है। अब ये दोनों टर्म यहाँ पे आ गए, तो ये आपके बना क्या, अंडर रूट एल सी, और अंडर रूट से बाहर आ जाएगा जी बाई सी प्लस जे ओमेगा। ये अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एल सी इंटू जी बाई सी और प्लस जे ओमेगा अंडर रूट एल सी। तो इसमें जो रियल पार्ट हमारा निकल करके आया, जी बाई सी को हम लोग आर बाई एल भी लिख सकते हैं, जे ओमेगा अंडर रूट एल सी। इसको कंपेयर करेंगे अल्फ़ा प्लस जे बीटा से। प्रोपोगेशन कांस्टेंट आपको पता है अल्फ़ा प्लस जे बीटा होता है, तो इससे जो अल्फ़ा निकल के आएगा वो निकल के आ गया आर, और अंडर रूट में ये कैंसिल आउट हो जाएगा सी बाई एल, और प्लस, और बीटा क्या निकल के आ गया, बीटा कंपैरिजन करेंगे तो बीटा बराबर आ गया ओमेगा अंडर रूट एल सी। तो डिस्टॉर्शन लेस लाइन में हमारा अल्फा भी आ गया, और वैल्यू इसकी है आर अंडर रूट सी बाई एल। इसकी यूनिट जो होती है नेपर होती है, नेपर अटेन्यूएशन कांस्टेंट की यूनिट जो होती है नेपर पर मीटर होती है, और फेज कांस्टेंट की रेडियन होती है। तो अल्फा जो यहाँ अटेन्यूएशन भी आ गया, इसका मतलब ये है कि आपका जो डिस्टॉर्शन लेस लाइन है उसमें अटेन्यूएशन होगा, फेज भी चेंज होगा और अटेन्यूएशन भी होगा। यानी ऐसी लाइन जिसमें ये कंडीशन हो रही है, डिस्टॉर्शन लेस लाइन तो हो जाएगी लेकिन अटेन्यूएशन होगा, वेवफॉर्म तो सही सही पहुंच जाएगा, उसका शेप सही सही पहुंचेगा, लेकिन उसकी साउंड की क्वालिटी, क्वालिटी क्या कहने का मतलब है कि साउंड की जो एम्पलीफिकेशन है वो कम हो जाएगा। अटेन्यूएशन उसमें होगा, फेज भी चेंज होगा,
लेकिन आवाज आपको जिसकी आवाज है वही जाएगी, उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर एक फाइनली जो निकल के सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर, हम ही को आ रही है, सबको आ रही है? नहीं, सबको आ रही है। हाँ सर, कट कट के आ रहे हैं। शायद सर के एंड में सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। थोड़ी देर चेक करिए, हो सकता है आ जाएगी हमें अभी। तो आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर एक नोट बनता है कि जो लॉसलेस लाइन है ये लॉसलेस लाइन is also distortionless line. But distortionless line is not necessarily lossless. एक साइड तो हमारा ट्रू होगा लेकिन दूसरी साइड को जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। लॉसलेस लाइन ऑलवेज क्या होगी? डिस्टॉर्शनलेस। बट डिस्टॉर्शनलेस लाइन इज नॉट नेसेसरली लॉसलेस, ये ध्यान में रखना है। जो पावर ट्रांसमिशन में हमारी लाइन होती है, इन पावर ट्रांसमिशन लाइन को लॉसलेस होना चाहिए। लाइन कैसी होनी चाहिए? लाइन विल बी लॉसलेस, लाइन को लॉसलेस होना चाहिए। बट जो टेलीफोन की लाइनें होती हैं, एंड इन टेलीफोन लाइन इसमें जो हमारी लाइन है इसको डिस्टॉर्शनलेस होना चाहिए, डिस्टॉर्शनलेस लाइन। ये लॉसलेस लाइन होनी चाहिए और ये डिस्टॉर्शनलेस। तो ये ट्रांजिशन लाइन की कुछ चीज़ें थी। अब इनको हम लोग शॉर्ट में एक बार लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों ने भी पढ़ा है। तो सबसे पहले आपने कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के बारे में पढ़ा, जिसकी वैल्यू थी R प्लस जे ओमेगा L अपॉन G प्लस जे ओमेगा C। फिर आपने प्रोपोगेशन कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, जिसमें R प्लस जे ओमेगा L और G प्लस जे ओमेगा C। फिर आपने लॉसलेस लाइन के बारे में पढ़ा। लॉसलेस लाइन में हमारी दो कंडीशंस निकल के आई। लॉसलेस लाइन में Z0 बराबर क्या निकल के आया? अंडर रूट L बाई सी, एंड अल्फा बराबर 0 एंड बीटा बराबर ओमेगा अंडर रूट L सी, एंड V बराबर वेलोसिटी 1 अपॉन अंडर रूट L सी, जिसको हम लोग ओमेगा बाई बीटा भी कहते हैं। ये लॉसलेस लाइन की थी कंडीशन। फिर डिस्टॉर्शनलेस लाइन में आपने पढ़ा, इसमें आपने पढ़ा Z0 बराबर अंडर रूट L बाई सी। यह हम लोगों ने साथ में और पढ़ा था R बाई जी। इसमें अल्फा बराबर 0 नहीं होता है, इसमें अल्फा बराबर R अंडर रूट C बाई L होता है। बीटा हमारा वही होता है ओमेगा अंडर रूट L बाई सी, इसलिए वेलोसिटी भी वही आएगी जो अभी उसकी निकाली थी लॉसलेस की, वही इसकी भी वेलोसिटी आएगी। यानी स्पीड जो होगी उसके ट्रैवल करने की वो वही होगी। Z0 इसमें क्या बताता है? Z0 इसका इम्पीडेंस पार्ट है, यानी ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। और ये इसके प्रोपोगेशन को बताता है। जैसा नाम है वैसे ही काम है, इसको थोड़ा सा समझिए।
तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस क्या बताता है, उसकी इम्पीडेंस मतलब जो रुकावटें हैं, इम्पीडेंस का मतलब क्या होता है, जो बीच में रेजिस्टेंस डेवलप होगा उसको ये डिफाइन करता है। और गामा बताता है कि कितनी वेव फॉर्म अटेन्यूएट होगी या किस हिसाब से फेज चेंज होगा, उसके बारे में ये इसको डिफाइन करता है। जनरल टर्म में अगर देखें तो z को z0 को हम लोगों ने लिखा था z/y, और यहाँ पर हम लोगों ने z ये इसको प्रोपगेशन कांस्टेंट को क्या लिखा था, प्रोपगेशन कांस्टेंट को लिखा था √zy। इसको हम लोग अल्फा प्लस जे बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा क्या हो जाता है अटेन्यूएशन कांस्टेंट, बीटा क्या हो जाता है फेज कांस्टेंट। तो आज की स्टडी में हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन को समझा, और ट्रांसमिशन लाइन में जो बेसिकली हम लोगों ने ये समझा कि ट्रांसमिशन लाइन को ओमिट नहीं किया जा सकता है। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती हैं, ओबरा पावर स्टेशन कहीं है, पावर कहीं और हमारी कंज्यूम हो रही है, 500 किलोमीटर कहीं 1,000 किलोमीटर, कहीं तो 4-4 हज़ार किलोमीटर लंबी लाइनें होती हैं। पूरा ग्रिड सिस्टम बना हुआ है, पूरा पावर सिस्टम हमारा इसी पे बना हुआ है। अगर हम इस पावर ट्रांसमिशन को ध्यान में नहीं रखेंगे, लाइन को सही तरीके से नहीं प्रॉपरली मैच करेंगे, तो हमारी पावर उस जगह पे पहुंच नहीं पाएगी। अगले सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि लॉसलेस लाइन हो या आपकी ये लाइन हो, तो इसको कैसे हम लोग मैच करते हैं, जिसको हम लोग इम्पीडेंस मैचिंग कहते हैं। अगर ये लाइन हमारी मैच नहीं होगी लोड के अकॉर्डिंगली, तो पावर ट्रांसफ़र कतई नहीं हो सकती है। तो इम्पीडेंस मैचिंग के सेक्शन को हम लोग नेक्स्ट उसमें देखेंगे। आज के सेक्शन में हम लोगों ने कितनी चीज़ों को पढ़ा है, इसको रिपीट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से देख लीजिएगा इसको।